हेलो फ्रेंड्स, यूनिक हिंदी शॉर्टहैंड में आपका स्वागत है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सामने आज मूल विषय है कि हम किस प्रकार के समाज का निर्माण करना चाहते हैं। प्रश्न सिर्फ यह नहीं है कि प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय कितनी बढ़ती है, लेकिन यह है कि एक भारतवासी दूसरे के साथ कैसा रिश्ता बनाए रखेगा। क्या वह अपने सभी देशवासियों को समान समझेगा? क्या वह यह विश्वास पान पाएगा कि कुछ लोगों को अन्य लोगों से अधिक अधिकार मिले हुए हैं? अगर मतभेद है जो किसी भी समाज में हो ही सकते हैं, तो उन्हें कैसे दूर किया जाएगा? हिंसा का सहारा लेकर या बातचीत से और समझबूझ के साथ? हमें जो कुछ विशेष मूल्य विरासत में मिले हैं, वे भूतकाल के द्वारा नहीं, बल्कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हमारे प्रशिक्षण द्वारा मिले हैं। सभापति महोदय, सरकार इस स्थिति में नहीं आई है कि यह कह सके कि देश में काला धन नहीं है। काले धन को निकालने के और प्रयत्न होने चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ इस दिशा में भी कदम उठाए जाए कि ऐसे कामों पर रोक लगाई जाए जिससे लोगों को काला धन कमाने का अवसर ही न मिले। आज हमारे देश के विभिन्न प्रदेशों और क्षेत्रों की स्थिति में बड़ा अंतर है। इस अंतर को समाप्त किया जाना चाहिए। मुझे आशा है कि वित्त मंत्री महोदय मेरे इन सुझावों पर अवश्य ध्यान देंगे। कल मैं वित्त मंत्री जी को बता रहा था कि आप एक तरफ से नए नए कर लगाकर खजाने को भरने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ आपके विभाग उस खजाने में छेद कर रुपया निकाल रहे हैं। इस तरफ उनका ध्यान जाना चाहिए। मैंने इस संबंध में एक उदाहरण दिया कि एक लंबी चौड़ी सड़क पर एक ही तरह का काम होने वाला था। एक ठेकेदार ने 4 लाख रुपये प्रति मील और दूसरे ठेकेदार ने 10 लाख रुपये प्रति मील के हिसाब से रुपया मांगा। जब मंत्री महोदय के सामने यह चीज लाई गई तो इस बात की जांच हुई कि कुछ करोड़ रुपये की बचत हुई है। अगर सब मामलों की जांच हो जाती तो कई करोड़ रुपये की बचत हो सकती थी। सभा अध्यक्ष जी, ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योगों का विकास भी नहीं हो रहा है। पंचवर्षीय योजनाओं में भी बेरोजगारी को दूर करने के लिए पर्याप्त मात्रा में प्रावधान किए जाते हैं। अनेक योजनाएं बनाई जाती हैं, किंतु उनमें कोई न कोई दोष विद्यमान होता है। देश में प्राकृतिक शासन एवं मानव शक्ति का सम्यक नियोजन न कर पाना भी बेरोजगारी को जन्म देता है। बेरोजगारी की समस्या के अनेक पहलू हैं। इन समस्या के निराकरण हेतु हमें विविध उपाय को अपनाना होगा, जिससे कि ग्रामीण एवं शहरी बेरोजगारी को दूर किया जा सके। शहरों में बेरोजगारी को दूर करने के लिए सर्वप्रथम हमें शिक्षा प्रणाली में सुधार करना होगा। इसके लिए आवश्यक यह है कि विद्यालय एवं विश्वविद्यालय स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा को अपनाया जाए, ताकि शिक्षा प्राप्त कर यह व्यवसाय उन्मुख हो तथा स्नातकोत्तर स्तर पर या शोध पर केवल मेधावी विद्यार्थियों
को ही प्रवेश दिया जाए, सिवाय ऐसे उद्योग जिनमें तकनीकी कारणों की वजह से पूंजी प्रदान विधियों का प्रयोग आवश्यक हो में समय श्रम प्रदान विधियों का विकार किया जाना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि जो उद्योग पूंजी गहन विधियों में कमी लोग उत्पादन व रोजगार के स्तर को बढ़ाते हैं, उन्हें वित्तीय प्रोत्साहन व तकनीकी सहायता दी जानी चाहिए ताकि लागत में कमी की जा सके। श्रम प्रदान विधियों को प्रोत्साहित करने हेतु विभेदात्मक ब्याज दर नीति का भी प्रयोग किया जा सकता है। वर्तमान नीति में परिवर्तन करके सुनियोजित ढंग से ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि कम पूंजी गहन विधियों का शीघ्र ही विकास हो सके। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के उद्योगों में पूंजी का निवेश करते समय दीर्घ समय नहीं रखना चाहिए जब तक कि यह किन्हीं तकनीकी अपेक्षाओं के कारण उपलब्ध न हो। महोदया जी, अब भारत भी परमाणु शक्ति संपन्न देशों में सम्मिलित हो गया है। परीक्षण के इन धमाकों ने सारे संसार को चकित कर दिया है। परीक्षण स्थल से निकट के गांव खेतोलाई के मकानों में भी दरारें पड़ गईं, किंतु राष्ट्र के इस महान उपलब्धि के सामने लोगों को अपने घरों के चटकने से इतनी चिंता नहीं हुई जितनी प्रसन्नता इस महान सफलता से हुई है। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 20 मई को इसी पोखरण क्षेत्र में बुद्ध स्थल का दौरा किया। वही प्रधानमंत्री ने देश को नया नारा दिया, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। सभी देशवासी प्रधानमंत्री के साथ साथ गर्व से भर उठे। इन परीक्षणों की प्रतिक्रिया परमाणु संपन्न देशों पर बहुत अधिक हुई। अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान व चीन आदि देशों ने भारत को आर्थिक सहायता न देने की धमकी भी दी, किंतु भारत इन धमकियों के सामने नहीं झुका नहीं। मैं यहाँ यह पूरी तरह स्पष्ट कर दूं कि भारत का जो चित्र हमारे मन में है और हम जिन तरीकों के इस्तेमाल और उनके कार्यान्वयन के लिए कृत संकल्प हैं, वे निश्चय ही वैसे नहीं हैं जैसे विपक्ष के माननीय सदस्यों और उनके दल के हैं। उन्होंने भारतीयकरण का उल्लेख किया। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कहा है कि भारत की समस्याएं अद्वितीय ढंग के भारतीय समाधान की अपेक्षा रखती है, जिसका आधार हमारी जीवन पद्धति, हमारा इतिहास और हमारी परंपराएं हों। इसलिए अगर माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि प्रत्येक भारतीय को अपने देश से प्यार हो और वह देशभक्त हो, तो इससे किसी को कोई विरोध नहीं हो सकता और मुझे निश्चय ही कोई विरोध नहीं है। इसके लिए भारतीयकरण की किसी विशेष अवधारणा की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं सोचती हूँ कि उनका सिद्धांत इतना निर्दोष नहीं है। माननीय सदस्य किसी ऐसे उजागर नियम को प्रस्तुत करने के लिए अपनी शक्ति का क्षय नहीं करेंगे। उनका तथा अब उनके समान विचार रखने वालों का बहुत निश्चित उद्देश्य है। स्पष्ट है कि उन्होंने यह फैसला स्वयं करने का बीड़ा उठाया है कि कौन भारतीय हैं और कौन नहीं। यह मेरी समझ से बहुत ही घातक स्थिति है। जब कभी भी कोई समूह स्वयं यह निर्णय करने का निश्चय करता है कि कौन भारतीय है कौन नहीं, तो गड़बड़ी अवश्य ही पैदा होती है।
अध्यक्ष महोदय, मैं कल कह रहा था कि वित्त मंत्री जी ने जिस संसद में यह बजट प्रस्तुत किया है और जिन परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में वित्त मंत्री का भार संभाला है, उस दृष्टिकोण से यदि बजट को देखें तो इस परिणाम पर पहुंचेंगे कि वित्त मंत्री जी ने निश्चित तौर पर ऐसा काम किया है जिसके लिए वह धन्यवाद के पात्र हैं।